हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संसद वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने संघ की कार्यपालिका कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने संसद शुरू करा था। ठीक है, संसद में राज्यसभा और संसद का ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ। उसके बाद हमने लोकसभा, अब इस वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे लोकसभा के बारे में। राज्यसभा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं और ये काफ़ी ब्रॉड भी है, बड़ा भी है, इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं। ठीक है, लोकसभा हम शुरू करेंगे जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। संसद वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, पहला चैप्टर, उसमें मैंने आपको संसद का ओवरव्यू दिया था कि संसद में कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, उसको आगे बढ़ाया, उसमें राज्यसभा को पहले चैप्टर में कंप्लीट किया। इसके बाद इस वाले चैप्टर में हम लोकसभा को कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट है लोकसभा, तो आप सबको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। लोकसभा मैंने आपको बताया था, संसद जो शुरू होती है आर्टिकल 79 79 अनुच्छेद 79 से शुरू होती है हमारी संसद। आर्टिकल 89 से संसद शुरू होती है जिसमें आर्टिकल 79 आर्टिकल 79 79 से संसद शुरू होती है जिसमें वर्णन किया है कि संघ सरकार के लिए, आर्टिकल 79 मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें कहा गया है संघ सरकार के लिए एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर होगा, यानी राज्यसभा और लोकसभा। दोनों इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में जो आता है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारी लोकसभा। लोकसभा में आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है, कंप्लीट संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अब जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, अब आर्टिकल 81 यानी 81 चलेगा जिसमें लोकसभा का वर्णन दिया गया है। ध्यान से पढ़ना है, लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में है। क्वेश्चन आपसे बनने तो बता देना कि अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा या हाउस ऑफ कॉमन का वर्णन है, या हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। इसके तहत अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। यानी जब संविधान बना था तो उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, जिसको वर्तमान में इसकी अधिकतम संख्या 552, ये मिस्टेक है, 550, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी लोकसभा में। ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये प्रावधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब नियुक्ति नहीं की जाती, इसीलिए 550 है। और वर्तमान में संख्या कितनी है, 543। पहले 545 थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति अब नहीं होती है, इसलिए नहीं हुई है करंट में, इसीलिए 543 है। 543 है। वर्तमान में कितनी संख्या है, 543। ठीक है, इसमें अधिकतम, किसमें, लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से आएंगे, 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित किए जाएंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित किए जाएंगे। ये भी आपसे सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा में राज्यों के कितने प्रत्याशी निर्वाचित होते हैं, या कितने सदस्य राज्यों से आते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो 530 सदस्य राज्यों से आएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 81 क्लियर होगा आपको, अनुच्छेद 81, ठीक, अनुच्छेद 81 क्लियर होगा आपको। फिर अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः आवंटन किया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः आवंटन किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि संसद में जो सदस्यता है या प्रतिनिधित्व दिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। हर 10 साल बाद क्या होती है, जनगणना की जाती है।
तो इसीलिए संविधान में 82वां संविधान या अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में सीटों का पुनः आवंटन किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व सही आधार पर किया जा सके। लेकिन इसमें पहले आप ये समझिए, अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनसंख्या नहीं, जनगणना सेंसस, ठीक है, 10 साल में होती है, ठीक है। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः आवंटन या समायोजन किया जाएगा, क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है जिसमें जनसंख्या का परिवर्तन होता है, ठीक है। इसीलिए सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। यानी 1971 में जो हमारी जनसंख्या थी उसके आधार पर वर्तमान में सीटों का आवंटन है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है किस सन के आधार पर वर्तमान सीटों का आवंटन है, किस जनगणना के आधार पर है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों इस आधार पर लिया गया है। 2002 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया। 2002 में 84वां 84th अमेंडमेंट या 84वां संवैधानिक संशोधन किया गया। 84वां संवैधानिक संशोधन किया गया जिसमें 2026 तक, देखो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। 2002 में 84वां संविधान संशोधन किया गया, 84th अमेंडमेंट किया गया, जिसमें 2026 तक सीटों की संख्या को निश्चित किया गया। किसके आधार पर? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। यानी 2026 तक जो सीटें रहेंगी वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर रहेंगी। इसके बाद 2026 के बाद 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनः आवंटन किया जाएगा, 2001 के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में 1971 की जनगणना पर आधारित है सीटों का आवंटन, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन कब? 2026 के बाद इसको पुनः समायोजित किया जाएगा। किस जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा या किस जनगणना के आधार पर किया जाएगा? 2001 की। अब आपको ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि 2001 की जनगणना के आधार पर क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये संशोधन किया गया था 2002 में, ये संशोधन किया गया था 2002 में, और 2001 के आधार पर। तो ये वाला जो टाइम पीरियड या सन चुना गया इसी वजह से चुना गया क्योंकि ये संशोधन 2002 में किया गया था, इसीलिए 2001 को उन्होंने आइडियल रखा। ठीक, इतना समझ में आया? आपको कौन सा संशोधन 84वां, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान सीटों का आवंटन 2026 तक किस संशोधन द्वारा निश्चित किया गया। तो किस संशोधन द्वारा निश्चित किया गया? 84वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया है। और ये सिफारिश की थी, इस अमेंडमेंट की जो सिफारिश की थी कुलदीप सिंह समिति ने की थी। किसने की थी? कुलदीप सिंह समिति ने, कुलदीप सिंह समिति के आधार पर ये आवंटन किया गया है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 2002 में संशोधन किया गया, 84वां संविधान संशोधन किया गया, कुलदीप सिंह समिति के आधार पर यह संशोधन किया गया। ठीक है, 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर, हमारी जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन है। और ये जब बदलेगा 2026 के आधार बाद, तो ये 2001 पर आधारित होगा। इतना समझ में आया? 82वां संविधान संशोधन, 82वां अनुच्छेद जो सीटों के पुनः आवंटन के बारे में बात करता है। पुनः आवंटन मैंने आपको समझा दिया, पुनः समायोजन क्या होता है। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 83, आर्टिकल 83। 81 में लोकसभा है, 82 में सीटों का आवंटन है या सीटों का समायोजन है। फिर उसके बाद 83, अनुच्छेद 83 राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल या सत्र या समय अवधि के बारे में बात करता है। कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये अस्थायी सदन है, ठीक है। 5 वर्ष बाद लोकसभा भंग हो जाती है और दोबारा आम चुनाव होते हैं और लोकसभा का गठन होता है। 5 वर्ष कार्यकाल है लोकसभा का, और 6 वर्ष कार्यकाल किसका है? राज्यसभा का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 83 किसके बारे में बात करता है? संसद की अवधि, संसद की अवधि जिसमें लोकसभा की अवधि 5 वर्ष और राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष है। इतना समझ आया आपको? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भी इसमें कहा गया है। स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 1-2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, कंप्लीट राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक, लोकसभा अस्थायी सदन है जिसकी अवधि 5 वर्ष होती है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद आम चुनावों के बाद नई
राज्यसभा का गठन होता है। अब अनुच्छेद 84 में अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अहिर्ताएं या योग्यताएं दी गई हैं। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। ठीक, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है 25 वर्ष लोकसभा के लिए है और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, बाकी तीनों चीज़ें सेम है। ठीक है, लाभ का पद मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी भी मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी सरकारी पद है वो लाभ का पद माना जाता है। ठीक, लाभ का पद नहीं हो तो ये अहिर्ताएं इसमें दी गई हैं। तो आर्टिकल 81 में हमने लोकसभा पढ़ा। आर्टिकल 82 बात करता है सीटों के पुनः समायोजन की, कि जब जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना पर आधारित होंगी सीटें। फिर 83 में सदन का कार्यावधि या कार्यकाल दिया गया है और 84 में योग्यताएं दी गई हैं। 84 में योग्यताएं दी गई हैं। इसके बाद सदस्यों का निर्वाचन, मैंने आपको बताया था राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है राज्यसभा में। ठीक, कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्योंकि हमारा भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है, इसीलिए जिसको हमने निर्वाचित किया है वो ही हमारे बिहाफ पे आगे निर्वाचन करते हैं। मनोनीत सदस्यों का निर्वाचन हम नहीं करते हैं, इसीलिए वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। इसीलिए राज्यसभा में जिनको हमने निर्वाचित किया है वो हमारे बिहाफ पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से खुला मतदान होता है। अप्रत्यक्ष रूप से खुला मतदान होता है राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, यानी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर जो भी 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 18 वर्ष जो आयु निश्चित की गई है वर्तमान में, ये पहले 18 वर्ष नहीं थी, पहले 21 वर्ष थी। कब? 1988, 1988 से पहले ये 21 वर्ष थी। 1988 से पहले ये 21 वर्ष थी। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन किया गया, 61th अमेंडमेंट किया गया और इसकी आयु को घटाकर कितना किया गया? 18 वर्ष किया गया। ठीक है, 18 वर्ष किया गया। कब? 1988 में ये 21 वर्ष थी, 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ और इसको 18 वर्ष किया गया। अब वर्तमान में सबको सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर वोटिंग प्राप्त है। जो भी 18 वर्ष या 18 वर्ष की आयु से अधिक के हैं वो वोट डाल सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। जिसकी आयु 18 वर्ष है या उससे ज़्यादा है, जो भारत का नागरिक है, ध्यान रखना है, भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 हमें सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार देता है, ये हमारा लीगल राइट है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 सत्र के आहूत और सत्रावसान के बारे में चर्चा करता है। सत्र के आहूत यानी सत्र, आहूत का मतलब होता है जब सत्र, संसद का सत्र शुरू होता है, यानी संसद जब काम करती है, संसद अपना काम करना शुरू करती है, ठीक है, उसे सत्र आहूत कहते हैं। और जब काम कंप्लीट हो जाता है या उनका सत्र समाप्त हो जाता है तो उसे सत्र अवसान कहते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये हम पढ़ रहे हैं लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 85 बात करता है सेपरेटली पूरे सदन के बारे में, यानी संसद के बारे में। अगर मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को हमने लोकसभा के ऊपर फोकस किया है। तो 4 आर्टिकल मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया। इसके बाद लोकसभा के बारे में जो आगे आर्टिकल में कहा गया है वो बताऊंगी। फिर अगले चैप्टर में, अगले लेसन में इसको पूरे सदन के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें आप कंफ्यूज होगे, इसलिए हम इसको लोकसभा के ऊपर फोकस करेंगे। तो 4 मैंने आपको लोकसभा में बताए, 81, 82, 83 और 84। इसके बाद आर्टिकल 93 में, यानी अनुच्छेद 93, 93 में वर्णन किया गया है लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है, इससे आपको कंप्लीट लोकसभा की जानकारी हो जाएगी, लोकसभा के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अब संविधान के अनुच्छेद 93 यानी 93, अनुच्छेद 93 किसके बारे में बात करता है? लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है जब भी लोकसभा गठित होगी तो जब अपना पहला सेशन शुरू करेगी, उसकी प्रथम बैठक जो होगी उसमें लोकसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक को
क्या स्पीकर चुनेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे और दूसरे को क्या चुनेंगे, उपाध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, एक तो स्पीकर चुना जाता है, दूसरा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में ही चुना जाता है। अपनी पहली बैठक में लोकसभा के सदस्य चुनेंगे। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93। जबकि राज्यसभा में क्या था, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जिनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ध्यान रखना इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है, क्योंकि और वो उसी सदन के सदस्य भी होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य भी होते हैं। और राज्यसभा में क्या था, राज्यसभा के जो सभापति थे वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, उपसभापति अध्यक्ष सदस्य होते हैं। यहाँ पर हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको यहाँ अनुच्छेद 93 क्लियर हुआ। अनुच्छेद 93 कहता है कि जब लोकसभा का प्रथम सेशन या प्रथम बैठक होगी, उसी बैठक में लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष चुनेंगे और उपाध्यक्ष चुनेंगे। वो जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह सकते हैं जब तक वो संसद के सदस्य हैं। ठीक, किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से थे, यानी अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष को चुनेगी और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक भी सदन के सदस्य हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके, लोकसभा के इसके सदस्य होते हैं, किसके, लोकसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यसभा में सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और उपसभापति होते हैं। ठीक, इन दोनों के डिफरेंस को ध्यान में रख के चलना है, कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। वे स्वेच्छा से त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, स्वेच्छा से त्याग पत्र भी दे सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देंगे, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। ये किसमें कहा गया है, किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 93 में। इसके अलावा उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, इसलिए लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित करके उनको हटाया भी जा सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित करने से पहले उन्हें 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ठीक, 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 93। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 कहता है कि जब तक एक लोकसभा विघटित हो गई, जब तक नए आम चुनावों के बाद नई लोकसभा गठित नहीं होती है, तब तक जो अध्यक्ष हैं यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। यानी कि मान लीजिए एक लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, अब आम चुनाव चल रहे हैं, दूसरी लोकसभा का गठन होगा और उसकी प्रथम बैठक तक जब तक नए उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो पुराने अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक, ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 94 यानी आर्टिकल 94 में। आर्टिकल 94 इसमें मिस कर दिया है, मैंने आपको समझा दिया। आर्टिकल 94 कहता है जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, जब तक नए उपाध्यक्ष या अध्यक्ष अपने पद पर कार्यरत नहीं होते, पुराने अध्यक्ष अपने पद पर रहेंगे। तो किसमें कहा गया, अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 94 में। अब इसी तरह अनुच्छेद 95 यानी 95, आर्टिकल 95 प्रावधान करता है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त होगा, अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद रिक्त होगा, तो उनके पद पर उपाध्यक्ष काम करेंगे जब तक वो अपने पद पर नहीं आ जाते। ठीक, पहला तो इसमें 3 बातें कही गई हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला, अनुच्छेद 95 कहता है कि अगर स्पीकर या अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उनके पद पर कौन कार्य करेगा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष को इसलिए चुना जाता है ताकि कार्यवाही में बंधन ना हो। ठीक है, कार्यवाही बंद ना हो, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कार्यवाही का संचालन करें। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात, अगर दोनों का पद रिक्त है, दोनों ही पद पर नहीं है तो क्या होगा, दोनों ही पद अगर रिक्त हैं, देखो ध्यान रखना है, पद रिक्त हैं। रिक्त का मतलब ये है कि उनको किसी कारणवश उनके पद से हटा दिया गया है या मृत्यु हो गई है, त्यागपत्र हो गई, पद रिक्त है। मतलब अनुपस्थिति का मतलब तो यह है कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित हैं, आ जाएंगे। लेकिन पद रिक्त का मतलब यह है आपको नया ही चुनाव करना पड़ेगा। इसीलिए जब पद रिक्त होता है तो जब तक नए का चुनाव नहीं होता है तो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं किसको,
राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति अध्यक्षता करते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब पद रिक्त होता है तो जब दोनों का पद रिक्त होगा, जब दोनों का एक साथ पद रिक्त होगा तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। ठीक, तीसरी बात इसमें कही गई है, जब दोनों अनुपस्थित हैं, जब दोनों अनुपस्थित हैं तो लोकसभा ही अपने में किसी व्यक्ति को अध्यक्षता के लिए चुन सकती है। जब रिक्त होंगे दोनों के पद एक साथ तो राष्ट्रपति निर्वाचित करेंगे, और अगर दोनों के पद एक साथ अनुपस्थित हैं तो लोकसभा ही अपने में से किसी सदस्य को अध्यक्षता के लिए चुन सकती है। तो तीन बातें हैं, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष आएंगे, और अगर दोनों रिक्त हैं तो राष्ट्रपति चुनेंगे, और दोनों अनुपस्थित हैं तो लोकसभा ही अपने सदस्यों में से किसी एक को चुनेगी। तो किसमें कहा गया? आर्टिकल 95 में। आर्टिकल 95 आपको समझ में आया। इसके बाद आर्टिकल 96। आर्टिकल 96, कभी कभी नंबर्स में कंफ्यूजन हो जाती है। आर्टिकल 96 कहता है कि जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन है, ध्यान देना, जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों को हटाने का प्रस्ताव, जैसे बताया था मैंने, लोकसभा के अध्यक्ष को एक लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। जब भी दोनों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन है तो वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, सभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, यानी लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, किसमें कहा गया? अनुच्छेद 96 में। इसके साथ साथ ये एक बात ये भी कहता है कि जब भी उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो लोकसभा के सदस्यों को भी बताऊंगी, लोकसभा के अध्यक्ष को एक पावर, विशेष पावर मिलती है कि वो निर्णायक मत दे सकते हैं। निर्णायक मत का मतलब है जब भी किसी बिल में, ठीक है, दोनों तरफ टाई हो जाएगा। टाई का मतलब ये है कि जो उसके अपोज में है, ठीक, वो और जो उसके सपोर्ट में है, दोनों के वोटिंग बराबर हो जाएगी, यानी पक्ष या विपक्ष, जो भी किसी बिल के पक्ष या विपक्ष में है उनकी वोटिंग बराबर हो जाएगी। तो अध्यक्ष निर्णायक वोट देते हैं। निर्णायक का मतलब है या तो वो पक्ष के साइड हो जाएंगे, या उस बिल के पक्ष के साइड हो जाएंगे, या विपक्ष के साइड हो जाएंगे। तो निर्णायक मत उसको बोलते हैं जो लास्ट में दिया जाता है, जो जिससे निर्णय सिद्ध होगा। ठीक, तो इनको निर्णायक मत देने की एक स्पेशल पावर होती है। लेकिन जब इनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो ये निर्णायक मत नहीं दे सकते, प्रथमतः मत दे सकते हैं, प्रथमतः मतदान दे सकते हैं। अब देखो, निर्णायक मत तो मैंने आपको समझाया, जब किसी बिल में या किसी भी चीज़ में टाई हो जाएगा, अपोज में और सपोर्ट में दोनों के मत, वोटिंग बराबर हो जाएगी तो ये निर्णायक मत देंगे। लेकिन प्रथमतः मत क्या का मतलब क्या होता है? जब शुरुआत में वोटिंग दी जाती है। तो जब ये इनका हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो ये निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं, ये प्रथमतः मतदान देंगे। अब आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि जब निर्णायक मत छीन लिया तो प्रथमतः मतदान क्यों दे सकते हैं? क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संसद के भी सदस्य होते हैं, उनकी अध्यक्षता पर प्रश्न है, उनकी सदस्यता पर नहीं है, इसीलिए वो प्रथमतः मतदान दे सकते हैं, लेकिन निर्णायक मतदान नहीं दे सकते। समझ आया? क्लियर? ठीक है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 96 यही बात कहता है कि जब प्रस्ताव विचाराधीन होगा उनके हटाने का तो वो अध्यक्ष या उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे और निर्णायक मत नहीं दे सकते, प्रथमतः मत दे सकते हैं, क्योंकि वो संसद के, लोकसभा के सदस्य भी होते हैं। इसके बाद आर्टिकल 97 यानी 97। आर्टिकल 97 प्रावधान करता है कि संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्यों का वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 97 में सांसदों या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? संसद के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, जब संसद के सदस्य हैं तो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है कंप्लीट किसके बारे में? लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। ठीक है, ये दोनों का प्रावधान करता है। ठीक, अनुच्छेद 97 में दोनों के लिए वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। मैंने आपको बताया था राज्यसभा और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके कार्य और शक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, अध्यक्ष के कार्य, अधिकार और कर्तव्य या कार्य या दायित्व। ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर क्या क्या है, ये आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे। मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी
कि सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाते हैं कि दल बदल पर अंतिम निर्णय कौन देता है, या धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये निर्णय कौन देता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय हैं। तो इसीलिए सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करा दूंगी। वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। जब शुरू में चैप्टर शुरू हुआ था मैंने आपको बताया था लोकसभा या अध्यक्ष का काम क्या है, कार्यवाही का संचालन करना। तो सबसे पहले मेन काम तो उनका यही है कि अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ कोई भी सदस्य उनकी आज्ञा ना माने या सदन की कार्यवाही में निरंतरता बाधा डाले तो उसकी सदस्यता को निलंबित कर देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, इसको सस्पेंड कर सकते हैं, सदस्य को निलंबित करते हैं, सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड का अर्थ है कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देना, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं, किसी की सदस्यता को स्थगित नहीं कर सकते, ठीक है, समाप्त नहीं कर सकते, स्थगित कर देते हैं, यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको निलंबित कर देंगे, वो सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। बाकी उनकी सदस्यता को समाप्त करने का, किसी भी सदन की सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति। सदस्यता को निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है, इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इस सदस्यता को निलंबित कौन कर सकते हैं, तो लोकसभा की बात यहाँ कर रहे हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक। वे सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। सदन का नेता कौन होता है, सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्यवाही का संचालन करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी निर्णयों का निर्णय कौन करता है, तो कौन करता है, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण संबंधी किए जाने वाले वाद विवादों आदि का समय निश्चित करने के लिए निश्चित कौन करता है, उपाध्यक्ष। वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। वे सदन में अव्यवस्था फैलाने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं अगर सदन में अव्यवस्था है तो। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो कि लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष, उनकी स्पेशल पावर्स है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। फिर इसके बाद कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, अध्यक्ष करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। वह प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेते। देखो मैंने अभी आपको आर्टिकल 95 पढ़ाया था, 96, आर्टिकल 96, जिसमें बताया गया था कि जब उनका कोई भी प्रस्ताव उनको हटाने का विचाराधीन होगा तो वो प्रथमतः वो निर्णायक मत नहीं दे सकते। निर्णायक मत मैंने आपको बताया उनकी स्पेशल पावर है। यहाँ पर यही कहा गया है, वे प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता है, किंतु किसी भी प्रश्न पर, अगर किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष या विपक्ष के बराबर मत होने पर निर्णायक मत देते हैं, निर्णायक मत देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है यूपी PCS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये व्यवस्था किसमें दी गई है, निर्णायक मत वाली व्यवस्था किसमें दी गई है, अनुच्छेद 100, यानी अनुच्छेद 100 का 1 कहता है, अनुच्छेद 100 का क्लॉज 1 कहता है कि वो प्रथमतः मतदान नहीं दे सकते हैं लेकिन निर्णायक मतदान दे सकते हैं। मैंने भी 96 कहा था, तो 96 में केवल इतना कहा गया है कि कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन है तो वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 100 में कहा गया है, मिस्टेक हो गई, ठीक है, आर्टिकल 100 के क्लॉज 1 में। फिर नेक्स्ट है, वे विभिन्न विधेयकों प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करते हैं और प्रश्नों को स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं। यानी कार्यवाही का संचालन ही तो है ये कि किसी विधेयक को
लेना, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराना, ठीक है, परिणाम घोषित करना, किसी के प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करना, काम रोको प्रस्ताव भी उनकी अनुमति से पेश किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, काम रोको प्रस्ताव, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी कितने सदन की कार्यवाही जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से प्रस्ताव हैं, काम रोको प्रस्ताव है, विश्वास है ना, अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, वो उसमें कराऊंगी आपको कंप्लीट। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव जब पेश किया जाता है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर प्रक्रिया संबंधी वाद विवादों पर उनका निर्णय अंतिम होता है। ठीक, इनकी प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी उनका निर्णय दिया जाएगा तो वो अंतिम होगा क्योंकि वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। संसदीय समितियां में भी आपको पढ़ाऊंगी। संसदीय समितियां यहाँ पर कहा गया है जितनी भी संसदीय समितियां हैं, दो प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, एक तो स्थायी या अस्थायी, स्थायी और अस्थायी। उनमें जितने भी, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जितनी भी संसदीय समितियों के सभापति होते हैं, यानी कि उनके अध्यक्ष जो होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट है। उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ठीक, किनके कार्यों का? समितियों के, यानी संसदीय समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। वे स्वयं भी कार्य मंत्रण समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। किस किस के? कार्य मंत्रण समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, तीन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। इन तीनों को सेपरेटली भी पूछा जाता है कि इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। सदन में कोई भी सदस्य उनकी आज्ञा से ही भाषण कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको मार्क करा दिए, उनको ध्यान रखना है। सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकालकर जो आदेश निकालने का आदेश दे सकता है जिनसे असंसदीय व अशिष्ट समझा जाता है। यानी कोई भी ऐसा शब्द जो कार्यवाही के लिए अशिष्ट है, अच्छा नहीं है, तो उनको निकालने का ऑर्डर दे सकते हैं। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उनके द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार वह सदन और राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम है। यानी कि सदन और राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम कौन है? यानी विचार विनिमय का मतलब होता है कोई भी कम्युनिकेशन का माध्यम कौन है? उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष वह संसद की कुछ समितियों के पदेन सभापति होते हैं। अभी बताया 3 समितियां, उनके पदेन सभापति कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। वह सदन में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण लगा सकते हैं। वह सदन के सदस्यों को विशेष अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सदन के सदस्यों की विशेष अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्यों का संपादन कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उक्त सभी कार्यों का संपादन कौन करेगा? उपाध्यक्ष। गंतव्य है कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के अधीन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं है, वो सेपरेटली अलग से संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। इसके बाद आर्टिकल 98 जिसमें संसद के सचिवालय की चर्चा है, लेकिन यहाँ पर हम लोकसभा पढ़ रहे हैं इसीलिए लोकसभा पर फोकस करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के जितने भी कार्य थे वो मैंने आपको नोट करा दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको कंप्लीट कर लो। जिनको हाईलाइट किया है, जो मैंने मार्क कराए हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से पूछे गए हैं। ठीक है, उसको ज़रूर से लगा लेना। इसके साथ आपका लोकसभा वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, लोकसभा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद संसद की कार्यवाही, संसद की समितियां, सत्र आहूत यहाँ पे 85 से, अब अगले लेक्चर में 85 से शुरू करेंगे, आर्टिकल 85। ठीक है, लोकसभा में जितने भी लोकसभा के प्रावधान थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद संसद की सत्र के बारे में पढ़ेंगे कि संसद की कार्यवाही कैसी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लेना और जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया उसको मार्क कर लेना। थैंक यू सो मच।